नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में मिट्टी कटाव एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि मृदा कटाव हवा और पानी दोनों से ही होता है। मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत या तो हवा के कारण उड़ जाती है या फिर तेज बारिश के कारण बह जाती है, और बहुत सी बार तो मृदा का कटाव इतना अधिक होता है कि इन खेतों में फसलों की खेती करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में किसान क्या करे? क्या है इस तरह की समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप कुछ उपायों को समय रहते अपना ले तो इस मृदा कटाव या अपरदन को काफी हद तक रोक सकते हैं। तो आप किस प्रकार से रोके मृदा कटाव को? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिट्टी कृषि का आधार है, जो मनुष्य और पशुओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाद्य, ईंधन और चारे की पूर्ति करती है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति अपेक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। फलतः मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। मृदा अपरदन वस्तुतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का श्रेय है। मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है। हवा या पानी की गति से भूमि के ऊपर की उपजाऊ परत दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का कटाव या अपरदन कहा जाता है। देश में प्रति वर्ष लगभग 5 बिलियन टन मिट्टी का अपरदन होता है। ये समस्या भयंकर है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे जाकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण: पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। कई बार मवेशियों को चराने से मिट्टी ढीली और वनस्पति नष्ट हो जाती है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों को जलाना, काटना आम सा हो गया है। ये भी सॉइल इरोजन का मुख्य कारण है, जिससे नुकसान अधिक होता है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम: नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और उससे अनेक प्रकार की हानियां, कृषि योग्य उर्वर भूमि का नष्ट होना। आवरण अपरदन के कारण भूमि की उर्वर ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। भौम जल स्तर गिरने से पेय और सिंचाई के लिए पानी की कमी होना। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव और परोक्ष रूप से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या और वन्य जीव पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय: पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और उन्हें बहने से रोकती हैं। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ों का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों का अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं: वृक्षारोपण करना और वृक्षों को समूल नष्ट न करना, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना, पशु चारण को नियंत्रित करना, कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना, फसलों की अदला बदली करके उगाना, मरुस्थलों को नियंत्रित करने के लिए वनों की कतार लगाना, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों को
समुचित उपयोग करना, ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की गंभीर समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में धान की खेती उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और जो किसान धान की नर्सरी नहीं लगा पाए हैं वे किसान इस समय धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए ड्रम सीडर यंत्र बहुत उपयोगी है। तो आप ड्रम सीडर से धान की बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि इंजीनियर डॉक्टर उत्तम कुमार। धान की सीधी बुआई वाले यंत्र जिसको हम कहते हैं पैडी सीडर, प्लास्टिक ड्रम सीडर के नाम के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, आप लोग देखते होंगे कि इसमें या पूरे भारत प्रदेश में वर्षा की कोई या कभी भी किसी समय हो सकता है, कभी भी रेनफेल हो सकता है। तो इस परिस्थिति में जो किसान भाई धान की रोपाई करते हैं तो समय पे नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कि ये समय पे हम लोग किसी चीज़ की रोपाई न करें तो उपज कम होगी। ड्रम सीडर से धान की बुआई के लिए मध्यम या नीची जमीन उपयुक्त है। बुआई से 1 महीने पहले खेत में गोबर की सड़ी खाद 2 टन प्रति एकड़ की दर में डालें। बुआई से 15 दिन पहले खेत की सिंचाई और जुताई करें ताकि खरपतवार सड़ जाए। बुआई के 1 दिन पहले खेत की फिर जुताई करें और समतल बना लें। जरूरत से ज्यादा पानी निकाल दें। बुआई के वक्त खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए। ड्रम सीडर से लगाए गए धान में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश क्रमशः 32, 16 और 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से किस्मों के अनुसार डालें। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत में पानी निकालने के बाद और अंतिम पाटा चलाने से पहले डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा 10 दिन के बाद और बाकी आधी मात्रा 2 बराबर हिस्सों में बांटकर कल्ले फूटने और बाली निकलने पर डालें। लेकिन ये जो हम आपको ड्रम सीडर के बारे में बताने जा रहे हैं, इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको धान रोपने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सीधे धान की छिटाई करते थे लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या होता था कि आपको बीज से बीज की दूरी मेंटेन नहीं रख पाते थे। लेकिन इस मशीन में क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पूरे इंडिया में मार्केट में जो हाथ से चलने वाला ड्रम सीडर है अवेलेबल है, जो कि बहुत उपयोगी है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ड्रम है। ड्रम में आप बीज को, जो भी आपका अंकुरित बीज है, पहले धान को भिंगा लें और अंकुरित जब हो जाएगा, ये जनरल 24 घंटा से 48 घंटा के बीच में हो जाता है। तो 24 घंटा के बाद आप इस अंकुरित बीज को, यहाँ देख रहे हैं बॉक्स है, बॉक्स में आप डाल दें। इसमें 3/4 डालने की ज़रूरत है ताकि बीज सही ढंग से गिर सके। इस बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि छेद हैं, दो कतार के बीच की दूरी भी मेंटेन है। मतलब आप इसमें क्या है कि उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ढक्कन है, जब बीज डाल दिए तो उसको ढक्कन को क्लोज कर दें और जब खींचते आप जाएंगे तो क्या है कि बीज सीधे एक लाइन में गिरते चल जाएगा। कतार से कतार के बीच की दूरी को आप मेंटेन कर सकते हैं। ड्रम सीडर 6 प्लास्टिक डब्बों का बुना हुआ यंत्र है। इस पर पास वाले छेदों की संख्या 28 और दूर वाले छेदों की संख्या 14 होती है। डिब्बों की लंबाई 25 सेंटीमीटर और व्यास 18 सेंटीमीटर होता है। जमीन से डिब्बों की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और एक डिब्बे में बीज रखने की क्षमता 1.5 से 2 किलोग्राम तक होती है। चक्कों का व्यास 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। बिना बीज के यंत्र का भार 6 किलोग्राम होता है। इस मशीन से एक बार में 6 से लेकर 12 कतार में बीज की बुआई की जा सकती है। इस मशीन से आप यदि करते हैं तो आपका तो समय बच गया, जो धान लगाने, बिचड़ा उगाने, सब का जो समय बच गया। तो इस मशीन से करने से आपका 10 से 15 दिन पहले आपका जो क्रॉप है पक जाएगा। तो एक तो आपको ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, टाइमली जो आप बीज बुआई किए तो उससे आपका उपज भी बढ़ोतरी होती है।
मतलब आपका जो देसी विधि से आप धान लगा के कर रहे थे, लगभग ये इस मशीन के द्वारा आप उतना उत्पादन का प्राप्त कर सकते हैं समय लगाने से। और जहाँ तक खर्च इस मशीन से कार्यक्षमता की बातें हैं, 2 से 3 एकड़ खेत में आप आराम से प्रति घंटा बीज की बुआई कर सकते हैं। एक आदमी, जैसे हम लोग जब बात करते हैं लगाने के लिए, तो इस मशीन को एक आदमी आराम से खींच सकता है, लेकिन चूँकि बात है कि लगातार एक आदमी खींचते थक सकता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि 2 आदमी मशीन को चलाएगा। तो 2 आदमी का भी हम लोग जो खर्च को मानते हैं, तो अधिक से अधिक 700-800 रुपये से अधिक खर्च नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तक खर्च की बात है, इसका मूल्य की बात है, तो इस प्लास्टिक ड्रम सीडर को अलग अलग कंपनियां भी बना रही है, और उसको एक ड्रम सीडर का मूल्य 5,000 के आसपास में ये मिल जा रही है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ड्रम सीडर में अलग अलग ड्रम 4 से 5 ड्रम लगे हुए हैं, किसी में 8 ड्रम लगे हुए हैं। इसमें भी अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग मेक हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बना रही है। उसमें ड्रम जो है, ड्रम का उसी अनुसार किया गया है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेप सीड मस्टर्ड, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सीवर भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा जल संचयन के लिए खेत का तालाब या प्लास्टिक की पानी की टंकी का निर्माण करें। फलों के बगीचों में खोदे गए गड्ढों में खाद और उर्वरक का मिश्रण भरें और बारिश होने पर रोपण का कार्य करें। बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ और ग्वार आदि खरीफ फसलों की बुआई करें। बीज को उपचार करने के बाद बोना चाहिए। बाजरा की बुआई के लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। बीज को 3 ग्राम धीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद एजेटोबैक्टर कल्चर से उपचारित करके बुआई करें। 1 हेक्टेयर बीज के लिए 2 से 3 पैकेट कल्चर के पर्याप्त हैं। तिल की RT 351, RT 346 उपयुक्त किस्में हैं। बीज को ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद बुआई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद यानी 24 से 48 घंटे के अंदर प्रयोग करें। नींबू वर्गीय फलों में फल गिरने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्लेनोफिक्स हार्मोन्स 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धानी, जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक मनोज सिंह ने। ये सोलर पंप सेट लगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोज सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं ये बताना चाहूँ कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी पे आधारित हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर समय पे बारिश ना हुई तो इनसे उनका जो कृषि है वो प्रभावित होता है, फसल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए
क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई, 3-4 मेजर कंपोनेंट से एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं। उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है। इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे, जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है। उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatha@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।